नमस्कार दोस्तों, एईडीओ का 14 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो जाना है और चूंकि पहली बार एईडीओ एग्जाम कंडक्ट हो रहा है तो सारे छात्र इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कैसा एग्जाम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि बिहार के एग्जाम्स में कुछ उल्टा पुल्टा जरूर पूछा जाता है। और सबसे बड़ी बात इस बात की भी टेंशन है कि इसका ना कोई पीवाई क्यू है, ना ही पहले कोई कट ऑफ निर्धारित था कि इतने अंक पर पहले सिलेक्शन हुआ है। तो सारी चीजों पर बात करेंगे, आपको क्या कुछ करना होगा कि अंत के 12-13 दिन में आप एक रिजल्ट हासिल कर सके, स्कोर बढ़ा सके, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एईडीओ की बात करें, पहली बार रहमांशु सर एईडीओ एग्जाम लेने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इस एग्जाम को? देखिए, ये पहली बार ऐसा एग्ज़ाम है कि जिसमें पद तो अधिकारी का है, लेकिन पे ग्रेड क्लर्क वाला है। अच्छा। हाँ, क्योंकि इसमें 2800 पे ग्रेड की नौकरी है ये, हाँ। लेकिन इसको बीपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है और इसका नाम क्या है तो असिस्टेंट एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफिसर। अच्छा। नाम में ऑफिसर जोड़ दिया है। बिल्कुल। यानी हो सकता है कि भविष्य में इसमें प्रमोशन अच्छे ढंग से हो। तो ये एक नए प्रकार का पद है। दूसरा इसमें क्या है कि एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट कराने जा रहा है बीपीएससी और बीपीएससी का ये अब तक का सबसे अनोखा एग्ज़ाम है। उसमें बहुत बड़ा कारण क्या है कि इसमें एक हिंदी और इंग्लिश को क्वालिफाइंग रखा है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग के साथ। दूसरा क्या है कि जीके जीएस का क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग भी साथ में जोड़ दिया है। तो बीपीएससी के नॉर्मली जो बच्चे होते हैं उनकी जो है जीके जीएस पे काफी अच्छा उनका कमांड होता है। तो अगर ये जीके जीएस पे आधारित होता तो नो डाउट बीपीएससी के बच्चे जो तैयारी करते हैं वो सब इसमें बाजी मार ले जाते हैं। लेकिन अधिकतर बीपीएससी के कैंडिडेट भी बैठेंगे सर इसमें। हाँ, लेकिन मैक्सिमम बच्चे हैं, लगभग 6 से 7 लाख करीब होंगे। लेकिन इसके अलावा इसमें 12 लाख प्लस करीब बच्चे हैं, 12 लाख के आस-पास बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इसमें क्या है दूसरी चीज़ कि जो मैथ रीजनिंग है, वो बीपीएससी के बच्चों का बहुत अच्छा नहीं होता। ठीक-ठाक होता है, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा वो प्रैक्टिस नहीं करते। मैथ की थोड़ी बहुत कर भी लेते हैं, रीजनिंग की उतनी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जबकि वहीं पे हम एसएससी सीजीएल वालों के पास चले जाएँ और साथ ही साथ जो है रेलवे वालों के पास चले जाएँ, तो वो मैथ और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए ये कॉम्पिटिशन अपने आप में काफ़ी उलझा हुआ कॉम्पिटिशन है। अच्छा, रेलवे एसएससी वाले हैं इसमें हैं? इसमें बिल्कुल रेलवे और एसएससी वाले बच्चे हैं। अच्छा। जो बच्चे एनटीपीसी और एग्ज़ाम देते हैं, तो उनको जीके जीएस भी पढ़ना है, उनको मैथ भी बिल्कुल पढ़ना है, बिल्कुल। उनको रीजनिंग भी पढ़ना है। तो अब ये जो है इनकी वजह से सबकी वजह से ये मिल गया। तो अब इसमें कौन बच्चे सेलेक्ट हों और कौन बाहर हो आप नहीं कह अच्छा सकते। सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि 2-3 पार्ट में एग्जाम होगा, इसमें एक ही एग्जाम है, मेंस नहीं है। लेकिन एक ही एग्जाम है तो 2-3 पार्ट में एग्जाम कैसे? दरअसल क्या है कि इसमें जो है एक तो ये 3 शिफ्ट का एग्ज़ाम हो रहा है और जो है मतलब 6 दिन एग्ज़ाम हो रहा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। तो 14, 15, 17, 18 और 20-21 को एग्ज़ाम होगा। 14 को जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम है तो पहला पेपर लैंग्वेज का पेपर है जिसमें हिंदी और इंग्लिश का पेपर होगा। अच्छा। दूसरा जो पेपर है वो सेकंड शिफ्ट में है वो आपका जीके जीएस का है और नेक्स्ट डे वो मैथ और रीजनिंग का पेपर है। सेम स्टूडेंट का? सेम स्टूडेंट का। तो एक स्टूडेंट जो है 2 दिन एग्ज़ाम देगा। अच्छा। एक दिन 2 पेपर देगा, एक दिन 1 पेपर देगा। यानी 3 पेपर हो गया। 3 पेपर हो गया और 3 शिफ्ट में होगा। हाँ। यानी एक शिफ्ट जो है 14-15 को, एक जो है 16 17-18 को और एक 20-21 को। ऐसा भी है कि कोई क्वालीफाइंग है या कोई में अगर फेल होते हैं तो सब में फेल हो जाएंगे? जैसे क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में क्वालीफाइंग है 30% मार्क्स और उसमें भी इंडिविजुअल है कि इंग्लिश में 30 क्वेश्चन्स आएँगे उसमें से आपको 9 नंबर पाना ही पाना है अच्छा। और हिंदी में 70 क्वेश्चन है उसमें से आपको 21 पाना ही पाना है। अगर आप किसी भी कारण से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी में भी फेल हो जाते हैं, तो आपकी कॉपी फिर आगे चेक नहीं होगी। इसलिए हिंदी और इंग्लिश में पास होना ज़रूरी है, लैंग्वेज पेपर। लैंग्वेज पेपर। लेकिन उसमें भी क्या है नेगेटिव मार्किंग के साथ है। यानी अगर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि यहाँ के बच्चे जो बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं होती बिल्कुल बिल्कुल। और तो और हिंदी भी बहुत अच्छी नहीं है। तो कई बार जो है लोग खुशी-खुशी में जो है वैसे तो 30% मार्क्स पाना है लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कम से कम 1 डेढ़ लाख लोग इसमें फेल होंगे। तो ये अपने आप में एक थोड़ा-सा एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा। सर, पहली बार एईडीओ एग्जाम ले रही है, ना ही ज्यादा टीचर को इसके सिलेबस के बारे में या इसके पीवाईक्यू के बारे में पता है, ना ही अधिकतर स्टूडेंट को इसके बारे में पता है सर। अगर लेबल रख की बात करें, जैसे 10 से 12 दिन एग्जाम को बचा हुआ है अभी, 12-13 दिन। अगर किसी को 12-13 दिन में अगर कुछ करना है तो किसको आधार मान करके, जैसे एईडीओ सिलेबस दिया है, लेकिन किसको आधार मान करके वो तैयारी करें? देखिए चूँकि एग्ज़ाम को जो है या बीपीएससी अगर दरोगा का पीवाईक्यू कोई लगाता है या बीपीएससी का पीवाईक्यू कोई लगाता है, किस एग्जाम का पीवाईक्यू या सेट अगर कोई लगाए तो उसको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है? देखिए इसमें कोई एक सेट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल नहीं पाएगा। मिलेगा। कारण क्या है कि पेपर बनाने जा रहा है बीपीएससी। अच्छा। तो मेन ये माने बिल्कुल नहीं रखता है कि किस एग्ज़ाम का पेपर है, माने ये रखता है कि कौन लोग पेपर बना रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यूपीएससी बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो वो एनडीए कंडक्ट कराती है, सीडीएस कंडक्ट कराती है, असिस्टेंट कमांडेंट का कंडक्ट कराती है और यूपीएससी कंडक्ट कराती है।
लेकिन आप चारों में अगर क्वालिफिकेशन वाइज देखेंगे तो एनडीए सबसे छोटा है 12th पास पे। लेकिन उसका जीके जीएस देखेंगे, सीडीएस का जीएस जीके देखेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट का जीके जीएस देखेंगे और यूपीएससी का जीके जीएस देखेंगे तो आपको काफी कुछ सिमिलरिटी मिलेगा। यानी इसमें सबसे ज्यादा मायने ये रखता है कि कौन सा बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो यहाँ यूपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो स्वाभाविक है कि वो जीएस का स्तर जो है वही रखेगी जैसा वो बीपीएससी में रखती है। तो अभी जो है नया जो पैटर्न आया है उस पैटर्न में जो है करंट अफेयर्स पे बहुत ज्यादा फोकस है। और करंट अफेयर्स में चाहे एईडीओ का एग्जाम हो और चाहे बीपीएससी का एग्जाम है, बहुत डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। साथ ही साथ जो है बचा आपका ज्योग्राफी पॉलिटी, वो थोड़ा-सा आसान हो सकता है। लेकिन जब आप हिस्ट्री में एंट्री करेंगे, तो हिस्ट्री में स्टेटमेंट वाइज़ क्वेश्चन्स, उसमें जो है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, इस तरह का कथन निष्कर्ष, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना होगी। और स मतलब कूट वाले प्रश्न। कूट वाले प्रश्न। और वहीं अगर आप साइंस में चले जाएँ, तो साइंस में जो इनका 9th-10th का जो एनसीईआरटी का बुक है, उसी पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएँगे। तो अब इसमें करना क्या होगा, करंट अफेयर्स बिल्कुल बीपीएससी की तरह पढ़िए, हिस्ट्री बिल्कुल बीपीएससी की तरह पढ़िए, साइंस बिल्कुल बीपीएससी की तरह पढ़िए और जब पॉलिटी और ज्योग्राफी की बात आती है, तो वो आप दरोगा के स्तर पे आ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत अच्छा। नहीं है। हाँ। अच्छा सर, पहली बार भी एईडीओ का एग्ज़ाम है। छात्रों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि कितना हमारा सेफ स्कोर होगा, कितना करेंगे तो सिलेक्शन होगा, नहीं होगा। जैसे आप भी कह रहे हैं कि बीपीएससी वाले भी बैठेंगे, दरोगा वाले भी बैठेंगे, रेलवे वाले भी बैठेंगे, एसएससी वाले भी बैठेंगे इस एग्ज़ाम में। कितना सेफ स्कोर माना जाएगा? कितना कोई छात्र स्कोर करके आ जाना चाहिए? जैसे कोई एग्ज़ाम में बैठे तो उसको हर हाल में इतना क्वेश्चन लगभग सही करके आना है। देखिए जैसे कई लोग इसका बीपीएससी पीटी से तुलना करते हैं। हाँ, तो बीपीएससी पीटी का जो है पिछले बार भी जो पेपर हुआ था, तो 150 में लगभग-लगभग 90 नंबर के आसपास पीटी के लिए सेफ था। हुँ, यानी अगर आप कहीं भी चले जाइए, अभी दरोगा का आपने पेपर देखा, उसमें लगभग 65%। तो पीटी अगर एग्ज़ाम होता है, तो उसमें लगभग 60 से 65% के बीच नंबर लाते हैं, तब आप पीटी क्वालीफाई करने के लिए मेंस के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो चूँकि एक ही पेपर है, पीटी है, मेंस नहीं, ऐसे तो है नहीं, बिल्कुल। एक ही पेपर है। तो ऐसे कंडीशन में जब तक पेपर नहीं आया तब तक नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर सेफ स्कोर की बात करें, तो आपको किसी भी हालत में 65% क्रॉस करना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर आप 65% क्रॉस नहीं करते हैं, तो बिल्कुल भूल जाइए, चाहे पेपर फेल ही होगा। आसान ही क्यों ना आ जाए। हाँ, पेपर कितना भी कठिन आ जाए, जैसे जैसे मतलब कठिन ही क्यों ना आ जाए। अभी आपने बीपीएससी का पेपर देखा, इस बार बीपीएससी का पेपर काफ़ी टफ माना जा रहा था। उसके बावजूद भी मेरिट 90 के आस-पास चली गई। यानी लड़कों के पास तो कोई कमी है बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। तो इसलिए आप ये मान के चलिए कि आपको 65% किसी भी हालत में क्रॉस करना ही करना है। तब आप सोच सकते हैं कि मेरिट में एंट्री करेंगे। ये भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसके ऊपर ही करना पड़ेगा। बाकी जो जितना बेहतर कर ले, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है, 935 सीटों के लिए हो रहा है। तो स्वाभाविक है कि हो सकता है कि ये जो है 10-5% सीटें और एक्स्ट्रा निकाल दें और लोग क्वालीफाई कर दें। यानी 1050 के बढ़ भी करीब। सकता है। नहीं, सीट नहीं बढ़ेगा, माने वेटिंग लिस्ट निकाल देंगे। अच्छा, तो अगर मान लीजिए 5% 10% वेटिंग लिस्ट निकाल देते हैं, तो मान लीजिए 1010 या मान लीजिए 1050 के आस-पास। तो 1050 एक ही एग्ज़ाम से निकलने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि इसमें बहुत ज़रूरी होगा कि किसी भी हालत में आप 65% क्रॉस कीजिए ही, तभी संभावना होगी, वरना उसकी संभावना नीचे 0 है। मतलब 60 और 50 के आस-पास रहिएगा तो कोई उम्मीद नहीं, ये नहीं रहे। पीटी एग्ज़ाम नहीं है ना, ये फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम, तो इसी इसलिए पर मेरिट भी बनना है। मेरिट भी बनना है। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि नेगेटिव 1/3 है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग गलती नेगेटिव के चक्कर में करेंगे। मैक्सिमम लड़के जैसे क्या है कि जैसे दरोगा वाले बच्चे हैं या फिर जो रेलवे वाले बच्चे हैं, एसएससी वाले बच्चे, ये क्या है कि नेगेटिव मार्किंग के बारे में नहीं सोचते। तो ये भर दे रहे हैं सब। अब भरने के चक्कर में मैथ, रीजनिंग तो हो सकता है सॉल्व कर दें। लेकिन जब यस, जीके जीएस में जब भरने की कोशिश करते हैं तो कई बार उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं। बिल्कुल, इसलिए अगर यही जो है 1/10 होता, 1/5 होता तो सोचा जा सकता है। लेकिन 1/3 है, तो आपको इससे भी बचना पड़ेगा कि हम कम से कम नेगेटिव मार्किंग करें। क्योंकि जब बिल्कुल निग इसी पर ध्यान देना हाँ, क्योंकि अगर नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि जब नंबर आपके सेम होते हैं, तो ये देखा जाता है कि किस बच्चे ने नेगेटिव मार्किंग कम किया है, उसका लिया जाएगा। और इसमें एक और खासियत है, इस एग्ज़ाम में ऑलरेडी दे रखा है कि जो बच्चे जीके, जीएस और मैथ मान लीजिए दोनों नंबर मिला के बराबर हो गया, तो जिस बच्चे का जीके, जीएस में ज़्यादा नंबर होगा, वही क्वालीफाई होंगे, मैथ, रीजनिंग वाले क्वालीफाई नहीं होंगे। तो ये भी ध्यान ध्यान रखना है। लास्ट में जितने छात्रों का एग्ज़ाम है सर कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, जितने भी बच्चे हैं, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट कहूँगा कि बेटा 14-15 को पेपर शुरू हो रहा है। टाइम आपके पास कम है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब पेपर सॉल्व कीजिएगा, तो इस बात को पूरी तरह से दिमाग में रखिएगा कि नेगेटिव मार्किंग है। हर शब्द को पढ़िएगा, पढ़ के ही कई बार क्या होता है कि नहीं बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके आते हुए क्वेश्चन गलत हो बिल्कुल, जाते हैं। बिल्कुल। तो एक तो ये, दूसरा नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखिएगा 1/3 है, तो जिस प्रश्न पे अगर आपको 60% से ज़्यादा चांसेस हो कि ये सही हो सकता है, उसी पे टिक मारिएगा, वरना उस पेपर क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, कम से कम आप नुकसान में नहीं रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।